तो दोस्तों यह दूसरा पार्ट होने वाला है आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो मैथ है, उसमें जो आपका चैप्टर चल रहा था 34 नंबर, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। तो फर्स्ट पार्ट दोस्तों मैंने करा दिया हुआ है। वो दोस्तों पार्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर भी आप लोगों ने सिर्फ 100 लोगों ने देखा हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले आप उसको जाके देखिए दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको देखेंगे तभी दोस्तों आपको आगे की जो चीज़ें मैं कराऊंगा वो समझ में आएंगी। तो देखिए पार्ट 2 में कहाँ से कराना है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को देखना है पॉलीगन जो आपका बहुभुज है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज तक पूरा देख लिया हुआ था। तो आगे हम लोग को यहाँ से देखना था। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद बेल आइकन को दबाएंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी लॉकडाउन के कारण क्या है कि हमको बुक नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या आप इसकी PDF जो है वो दे सकते हैं। तो मैंने दोस्तों एक देखिए पहले भी आपको भेजा हुआ था और मैंने फिर से भेजूंगा, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज PDF भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका बहुभुज होता है वह होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर बहुभुज जो इसको इंग्लिश में पॉलीगन बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखी है, बहुभुज का क्षेत्रफल उसको कई त्रिभुजों या चतुर्भुजों या अन्य मानक आकृतियों में बांटकर निकाला जाता है। देखिए उसके बाद देखिए आप जैसे कि मान लीजिए आपका बहुभुज का दोस्तों मेन यहाँ पर ये हुआ कि चार भुजाओं से जो आपकी ज़्यादा घिरी हुई आकृति होगी उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये हो गई, 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 ये ऐसे करके हमने मान लीजिए कुछ बना लिया, तो ये आपको क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। हमने ये यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपका पंचभुज है कि षष्ठभुज है कि सप्तभुज है, हमने सिर्फ ये बोला है कि बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है कि चार से अधिक भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है आपकी बहुभुज कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यदि बहुभुज में 5 या 6 या 10 भुजाएं हो तो उसको क्रमानुसार, यदि 5 भुजाएं तो पंचभुज, 6 भुजाएं तो षष्ठभुज, यदि 10 भुजाएं तो 10 भुज कहा जाता है। तो उसको दोस्तों जितनी भुजाएं होती हैं उसके आधार पर इसको नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसके प्रकार भी होते हैं। एक होता है दोस्तों जो आपका नियमित बहुभुज होता है जिसमें आपका शेप होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। एक होता है अनियमित जिसको इरेगुलर बोलते हैं। तो क्या नियमित है क्या अनियमित है इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नियमित में लिखा हुआ है कि नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु की दूरी सभी शीर्ष से समान होती है, इसलिए नियमित बहुभुज के लिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पहली बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। जो आपकी ये भुजाएं होंगी AB BC CD ये सभी आपकी समान होती हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे कि ये भुजा है, इसका हमने समद्विभाजक किया यहाँ पर आया, इसका किया यहाँ पर आया, इसका किया यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो ये एक बिंदु पर मिलते हैं। तो वह यहाँ पर बोला गया। उसके बाद और इस बिंदु से फिर देखिए आगे क्या बोला गया है, और इस बिंदु की दूरी सभी शीर्ष से समान होती है। जो यह बिंदु है यहाँ से भी उतनी दूरी पर होगा, यहाँ से भी उतनी दूरी पर होगा, यहाँ से भी उतनी दूरी पर होगा, यहाँ से भी उतनी दूरी पर होगा। मतलब कि जो आपकी OA होगी, OB होगी, OC होगी, OD होगी, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये कहने का मतलब है, मतलब कि जो दूरी होती है वह समान होती है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे देखिए ये बोला गया है सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है, ये कथन सत्य होता है। दूसरा कथन क्या है कि एक विशिष्ट बिंदु से सभी शीर्ष बिंदु समान दूरी पर होंगे, फलतः शीर्ष बिंदु एक वृत्त पर होंगे जिसका केंद्र वह विशिष्ट बिंदु होगा। जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त खींचा जाए तो जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त खींचा जाए तो ये आपका देखिए केंद्र होगा और इस तरह का आपका कुछ वृत्त बनेगा। तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है जो आपका अनियमित त्रिभुज होता, जो अनियमित बहुभुज होता है, इरेगुलर आपका जो पॉलीगन होता है वह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अनियमित बहुभुज में एक कोणीय बिंदु से सबसे दूर स्थित दूसरे कोणीय बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जाती है जिसे आधार रेखा कहते हैं। देखिए अनियमित बहुभुज का मतलब दोस्तों यह है कि मान लीजिए आपने कोई भी शेप ले लिया, ऐसे बना दिए, उसके बाद आपने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना के, फिर आपने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे, मान लीजिए आपका कोई भी कई भुजाओं से घिरी हुई आकृति बनी गई। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, आपका अनियमित बहुभुज हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है
कि एक कोणीय बिंदु से सबसे दूर स्थित दूसरे कोणीय बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जाती है। मान लीजिए ये यहाँ से सबसे दूर, तो ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, ये इसका आधार हो जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसका एक शेप दिया हुआ है कई भुजाओं से। मान लीजिए यहाँ से ये शुरू हुआ, इस तरह आपका ये आपका इधर आया हुआ था, फिर से देखिए ये यहाँ से आपको शुरू हुआ, इस तरह आया, फिर आगे यहाँ आया, यहाँ आया, फिर आगे यहाँ, यहाँ। तो इस तरह दोस्तों आपका एक कई भुजाओं से घिरी हुई आकृति दी हुई थी। सबसे दूर वाले बिंदु को यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये दोस्तों आपका क्या बन गया, ये अभी आपका एक आधार रेखा बन गई। अब यहाँ से इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, तो ये एक आपका इधर त्रिभुज बन गया, इधर आपका एक त्रिभुज बन गया, इधर नीचे भी खींच लिया, धीरे धीरे त्रिभुज बन गया, और इधर दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, इधर ये आपके चतुर्भुज बन जाएंगे। तो वही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि आप इस आधार रेखा पर अन्य कोणीय बिंदुओं से लंब डालते हैं, इस प्रकार बहुभुज त्रिभुज समलंब त्रिभुजों में चतुर्भुजों में विभक्त हो जाता है। त्रिभुज एवं समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल अलग निकाल कर जोड़ते हैं, यही बहुभुज का अभीष्ट क्षेत्रफल होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका क्षेत्रफल, इसका, 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 और बाद में सबको जोड़ देंगे तो टोटल जो आपका बहुभुज होगा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों अनियमित, ये था आपका अनियमित, और इसके पहले जो मैंने बताया था वो कौन था, आपका नियमित। तो दोनों में आपको पता चल गया होगा कि अंतर क्या होता है। नियमित में क्या होता है, आपका एक शेप दिया होगा और जो भी आपकी भुजाएं होंगी सभी बराबर होंगी। जैसे आपका पंचभुज है तो ये भुजा, उसके बाद फिर ये भुजा, फिर ये भुजा, सॉरी गाइस, फिर देखिए इधर से ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो इस तरह आपका पंचभुज होगा, सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो वह यहाँ पर इसका कहने का मतलब था। अब यहाँ पर लिखा गया है कभी कभी आवश्यकता अनुसार 2 या 3 आधार रेखा भी खींची जा सकती है। जब आपको आवश्यकता ज़्यादा हो तो आप उसके अनुसार अपनी आधार रेखा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आगे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका लास्ट यहाँ पर प्लेन होता है वह होता है वृत्त, सर्कल जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त आपको सबको पता है, सब लोग छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वृत्त आपका होता क्या है। देखिए क्या होता है कि वृत्त ऐसे बिंदु का परिपथ है जो इस तरह घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव बराबर रहती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और यहाँ से हम यहाँ से घूम रहे हैं, तो ये दोस्तों आप घूमते जाएं, एक ऐसा बिंदु पथ हो कि जो हर इस बिंदु से सभी जगह की दूरी जो हो बराबर हो, तो ये आपका वृत्त कहलाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बोला गया है। आगे स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र अचल दूरी को वृत्त की त्रिज्या या अर्धव्यास मानते हैं, तब बिंदु पथ को परिधि बोलते हैं। जो आपका ये होता है ये आपकी परिधि हो जाती है, ये बिंदु आपका वृत्त का केंद्र होता है और ये आपकी त्रिज्या हो जाती हैं जहाँ से हम लोग नापते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है कि केंद्र से गुजरने वाली वह सीधी रेखा जो वृत्त को 2 बराबर खंडों में विभक्त करते हुए व्यास कहलाती है। सभी को पता है, मान लीजिए आपका वृत्त है और केंद्र से दोस्तों कोई रेखा होकर जा रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो आपको क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। आगे यहाँ पर वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है, सबको पता है। किसी वृत्त की परिधि की लंबाई व्यास की, ये भी आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको 22/7 पता है, 3.142851 होती है। फिर देखिए यहाँ पर परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं या फिर चाप कर्ण कहते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि आप जीवा की रेखा बताइए, कि जीवा की परिभाषा बताइए, जीवा आप किसे कहेंगे। जो आपकी जीवा होती है क्या होती है, मान लीजिए ये आपका कोई सर्कल है और यहाँ पर बोला गया परिधि पर स्थित 2 बिंदु, तो ये आपकी परिधि, पहला बिंदु यहाँ पर ले लिया, दूसरा बिंदु यहाँ पर ले लिया। अब सीधी रेखा खींची जाए तो जो यह रेखा होती है ये आपकी क्या होती है, जीवा कहलाती है। तो ये आपका हो गया जीवा। अब देखिए आगे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, देखिए ये इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर आपका फिगर के माध्यम से बताया गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका व्यास हो गया जो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये आपकी इधर एक जीवा हो गई और ये आपकी इधर एक जीवा हो गई। तो इस तरह दोस्तों ये एक आपका वृत्त होता है। अब वृत्त में देखिए पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 22/7, या फिर इसको हम लोग 3.14 भी बोलते हैं। तो कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये दोस्तों प्लेन की जितनी भी चीज़ें थी प्लेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है दोस्तों इनके जो फार्मूले थे, मैंने आपको बताया हुआ था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फार्मूलों के बारे में बताऊंगा कैसे ये निकल कर आते हैं। तो अब दोस्तों उसकी बारी आ गई है, आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए इसको कैसे करना होता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो फार्मूला है वह है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का।
समबाहु त्रिभुज का फार्मूला बताने से पहले आप देखिए, आपको एक ट्रायंगल का जो त्रिभुज का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो त्रिभुज का जो बेसिक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो आपका, उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब बात आती है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कहीं पर जहाँ पर थोड़ा वाइट पेपर मिल जाए कहीं पर भी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो बात आती है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें आपकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और ये आपकी एक रेखा हो गई। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं एच, इसको मान लिया एच। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है दोस्तों कि ये आपने लंब डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर लंब, आधार और यहाँ पर कर्ण वाला फार्मूला लगा सकते हैं। सेकंड दोस्तों जो तरीका हुआ यह है कि इसको आप देखिए, इतना आपका 60 होगा, तो ये वाला भी आपका 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। जब मैंने आपको इसका पार्ट 1 बताया हुआ तो उसने बताया था। तो यहाँ पर आप साइन 60 का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है एच है, और आपका कर्ण कितना है यहाँ पर ए है, तो ए हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों जब आप एच की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, √3/2 h/a। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आएगी यहाँ पर से दोस्तों √3a/2। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई। अब आपको देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 आधार, मान लीजिए बेस, इसको बी से लिख दिया, ऊंचाई एच हो गई। तो 1/2 आधार आपका ए दिया हुआ, मतलब कि जो आपकी त्रिभुज की भुजा है ए है, और एच यहाँ पर कितना आया था आपका √3/2 ए, तो कितना हो जाएगा √3/4 a²। तो यही दोस्तों आपका फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है दोस्तों लंब कर्ण वाला करके आप भी वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला कैसे निकालते हैं। परिमाप को दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया हुआ, यदि आपका समबाहु त्रिभुज का परिमाप कोई भी परिमाप है तो सिर्फ उसकी भुजाओं का योग होता है। पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, तो तीनों भुजाओं का योग कितना आ जाएगा 3a। तो यही आपकी दोस्तों हो जाता है भुजाओं का जो आपकी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला। अब आगे आता है दोस्तों शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। मैंने अभी आपको बताया, इस तरह मैंने ये खींचा और ये खींचा, इसको h माना, ये a हो गया, ये a हो गया, ये a हो गया। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी √3/2a। तो यही आपका हो जाता है समबाहु त्रिभुज में जो आपका शीर्ष होता है, शीर्ष से जो आपकी लंब की लंबाई होती है वह होती है। तो ये मैंने आपको निकाल के अभी बताया हुआ था। अब आगे दोस्तों यहाँ पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी वह, जैसे कि आपको पिछले में ज़रूरत पड़ी थी कि एच की, तो वही भी दोस्तों यहाँ पर भी एच की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों पिछले में क्या था कि वहाँ पर आपका सभी कोण बराबर थे तो आपका निकल आया था, लेकिन यहाँ पर सभी कोण तो आपके बराबर होंगे नहीं। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग कहीं पर वाइट पेपर में देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका मतलब ये है कि आपकी दो भुजाएँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मान लेते हैं ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसको ये और ये भुजा बराबर है, तो हमने इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी। यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि बी बराबर यहाँ पर सी है, सॉरी गाइस, यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि जो आपका बी है वह सी के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोगों ने लंब डाला। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज और जो समबाहु त्रिभुज होता है, लंब उसको दो पार्टों में बांट देता है जो आपका आधार होता है। तो यहाँ पर इसको दो पार्टों में बांट दिया, तो ये ए है, इधर वाले को मान लेते हैं a/2। तो अब इधर देखिए फार्मूला लगाएंगे, जो आपका इतने में समकोण त्रिभुज वाला जो आपका लंब आधार कर्ण वाला होगा, तो यहाँ पर लंब मान लेते हैं h हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, c² = h² प्लस, और दोस्तों इसको हम लोग मान लेते हैं a। तो a का क्या हो जाएगा यहाँ पर c मान लीजिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर हम लोग b भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b बराबर c ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो a का करेंगे तो a²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे, आएगा 4। c की जगह हम लोग b कर लेते हैं, 4b²। उसके बाद इधर a कर लेंगे और इधर आपका ये 2 आएगा, 4 आएगा, बाद में इधर लगाएंगे रूट, तो ये आपका 2 बचेगा। तो आपको कर लेना है। तो देखिए, तो यहाँ से ये निकल आएगा, तो यहाँ से आपका h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू यहाँ पर जब आप निकालेंगे दोस्तों उस तरह जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, तो आपकी ये इतनी वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए आपको पता है क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल,
1/2 आधार यहाँ पर देखिए कितना था आपका a था, तो a आधार हो गया। ऊंचाई कितनी आपकी आई थी ये वाली, तो कुल मिला के जो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/4a रूट के अंदर 4b² माइनस a²। तो ये आपका इस तरह निकालना था। अब बात आती है त्रिभुज के जो यहाँ पर परिमाप है समद्विबाहु त्रिभुज का, वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, a + b + c निकाल लेंगे। और यहाँ पर आपको होता है जो b है वह c के बराबर है, तो a + b जहाँ b है वहाँ पर हम लोग c कर देंगे, या फिर जहाँ c है वहाँ b कर देंगे। तो कितना जाएगा a + 2b। यही दोस्तों आपका परिमाप का फार्मूला हो जाएगा जो आपका यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का होगा। तो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज दोस्तों आप बोल लीजिए या फिर त्रिभुज बोल लीजिए, दोनों का सेम वही होता है, कुछ नहीं करना होता। देखिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 AH। और एक दूसरा ये भी फार्मूला होता है, रूट के अंदर क्या होता है S, और फिर कोष्टक में S-A, फिर S-B, S-C ये होता है, जहाँ S बराबर क्या होता है a + b + c/2, और a + b + c क्या होता है आपका त्रिभुज का परिमाप होता है। कुल मिला के जो S की वैल्यू होती है वह त्रिभुज का जो पैरामीटर होता है, परिमाप होता है त्रिभुज का, उसका 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए तो a + b + c/2 लिखा जाता है। तो जो आप पैरामीटर निकालेंगे उसका आप उसमें आप 2 से भाग दे देंगे तो आपका S की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी होता है आपका। अब दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार ऊंचाई बोले या फिर लंब बोल लीजिए, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर 1/2 a इंटू सी, क्योंकि यहाँ पर h जो था उसको हम लोगों ने यहाँ पर c माना हुआ था। देखिए कैसे, ये आपका था ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c, तो इसको a, इसको हम लोगों ने b मान लिया, इसको c मान लिया, या फिर इसको b मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए इसको हम लोगों ने c मान लिया और इसको हम लोगों ने b, या फिर आप इसको b इसको c मान लीजिए। तो ये आपकी b क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार क्या है a है, ऊंचाई क्या है c है, c या b कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 1/2 a इंटू सी या 1/2 a इंटू बी, जिस हिसाब से आप लेना चाहें तो ये हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज का परिमाप a + b + c, त्रिभुज का कर्ण वही आपको फॉर्मूला लगाने, आधार निकल आएगा, लंब निकल आएगा, तो इसको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पर अब आते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ओर। अब चतुर्भुज के जो फार्मूले होते हैं उनको कैसे निकालना होता है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको समांतर चतुर्भुज को पता है क्या होता है। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये आपके विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये समांतर चतुर्भुज ABCD भुजाएं AB और A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई यहाँ पर h है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला फिगर है, इससे समझेंगे यहाँ पर जो ये वाला फिगर है, तो ये आपकी भुजाएं A, ये आपकी A, तो ये भी A, ये B, तो ये भी B, और ये आपका लंब की लंबाई h दी हुई है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए तो मिल जाए जल्दी से, ये है। तो देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है, तो जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ नहीं होता, फार्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना था a, ऊंचाई कितनी थी h, तो a इंटू h यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो उसका फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला भी दोस्तों यहाँ पर होता है, जब आपका आधार या फिर आपको ऊंचाई ना पता हो तो दूसरा फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कर्ण इंटू आमने सामने के शीर्ष से कर्ण की लंब दूरी, आमने सामने के शीर्ष से कर्ण की लंब दूरी। तो आप ये भी दोस्तों फार्मूला लगा सकते हैं। तो BD इंटू CF, देखिए यहाँ पर क्या है, CF आपका गाइस ये है आमने सामने के शीर्ष की दोस्तों यहाँ पर जो लंब दूरी होती है वह आपकी CS कहलाती है, और BD आपका ये विकर्ण हो गया। तो BD जो विकर्ण है जो CF है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो आप दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप लगा के निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ होगा इसका परिमाप का फार्मूला। देखिए परिमाप का कुछ नहीं होता, आपको पता है जो भी परिमाप होता है वह सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर a + b, फिर उसके बाद a + b, तो कितना हो जाएगा 2 कोष्टक में a + b, तो ये समांतर चतुर्भुज के परिमाप का फार्मूला होता है। फिर देखिए आगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो गया। आपका क्षेत्रफल का एक और फार्मूला ये होता है कि आप देखिए आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे, देखिए ये मान लीजिए आपका है और ये आपका 2 पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो आप इधर वाले पार्ट का निकाल लेंगे और इधर वाले पार्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेकंड वाला भी निकाल आएगा, मतलब टोटल निकाल आएगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया 2 इंटू त्रिभुज ABCD ABD, या फिर आप त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज का। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। देखिए आपको सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप
2l+b होता है। विकर्ण क्या होता है, l² + b², मैंने कई बार बताया हुआ है, l² + b² होता है। तो ये हो गया आयत का। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर विषम कोण या फिर आप बोल दीजिए समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज का जो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का यहाँ पर गुणनफल। विकर्ण देखिए उसमें कैसे होते हैं, ये आपका समांतर, ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपका विकर्ण है ABCD। तो यहाँ पर देखिए 1/2 दोनों विकर्ण, मान लीजिए एक AC हो गया एक BD हो गया, तो ये आपका हो जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब यहाँ पर परिमाप, तो सभी भुजाएं A होती हैं, तो A + A + A + A, तो कितना हो जाएगा 4A। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ था पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें कई सभी चीज़ें आपको क्लियर कराई हुई हैं, कौन सा समचतुर्भुज होता है, कौन समांतर चतुर्भुज होता है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो सब कुछ बताया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ था कि पहले आपको वो देखना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका विषम कोण समचतुर्भुज। अब बात आती है वर्ग की। सभी को पता है भुजा स्क्वायर होता है, और फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, एक आपका भुजा स्क्वायर होता है, और दूसरा देखिए अभी आपको नीचे से बताएंगे जब आपका वर्ग का विकर्ण का फार्मूला बताएंगे। तो अभी आप ये वाला अभी छोड़िए, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। अब वर्ग के परिमित या परिमाप क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो A + A + A, तो ये क्या हो जाता है आपका 4A हो जाता है। अब बात आती है वर्ग के विकर्ण का फार्मूला, तो एक भुजा इंटू √2, मतलब कि आपका क्या होता है √2A। अब यहाँ से A का मान निकालिए, क्या आएगा, तो A का मान निकालेंगे, आएगा वर्ग का विकर्ण अपॉन √2, तो ये आ गया A का मान। A की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर डायगोनल लिख देते हैं, डायगोनल अपॉन में आपका √2 आया। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा का मान कितना आया हुआ था, 1/2 रूट के अंदर, उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इधर √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये वाला फार्मूला आ जाएगा जब आप भुजा का मान रखेंगे। अब देखिए इसका जो वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला गया है, यहाँ पर देखिए, तो ये वाला आपका फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए आप विकर्ण का मान निकालिए, कितना आएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर मल्टीपल में हो जाएगा, और इधर स्क्वायर लगा, इधर रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कि दोनों को आपस में रिलेट किया गया तब उनसे निकाला गया है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका वर्ग का। अब बात आती है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का होता है, और मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई हम लोगों ने मान लिया, और ये आपकी समांतर भुजाओं का योग हो गया, और ये आपकी ऊंचाई, दोनों को मल्टीपल करके जोड़ देते हैं, दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दी हुई है, n भुजा वाले नियमित बहुभुजाकार। यहाँ पर नियमित की बात हो रही है, क्षेत्र को n समान समद्विबाहु त्रिभुज में बांटा जा सकता है। देखिए कैसे, आपका गाइस यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर देखिए इस पे, तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये आपका ये बराबर आ रहा था, उसके बाद ये आपके बराबर थे, और ये आपके बराबर थे। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला था कि आपको यहाँ पर जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उनको समद्विबाहु त्रिभुज में बांटा जा सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका कोई समषष्ठभुज है, ये इस तरह आपको कोई समषष्ठभुज बना हुआ है, इसको आप मान लीजिए कि समषष्ठभुज है, ये आपका केंद्र हो गया। तो ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपके टोटल कितने समद्विबाहु त्रिभुज निकल के आए, 6 समद्विबाहु त्रिभुज निकल के आएंगे। जितनी भुजा होंगी उतने आपके समद्विबाहु त्रिभुज निकल के आएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर यही था। तो क्या बोला गया कि जितनी भुजा होंगी उतने ही आपके समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, n समान समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोण, अब आपको शीर्ष कोण निकालना है, मान लीजिए कि 360। अब आपको निकालना है कि जो आपका समषष्ठभुज होता है उसमें प्रत्येक कोण कितना होता है। तो यहाँ पर आप भाग देंगे, शीर्ष कोण की बात हो रही है, तो कितना आएगा, 6 होती हैं भुजाएं, तो 6 से भाग देंगे, 6 देखिए 6 6 36 60। तो आपका जो शीर्ष कोण होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है इसमें। तो आगे देखिए यहाँ पर, अब यदि यहाँ पर आपको बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर यदि आपको बहुभुज का परिमाप का फार्मूला लगाना है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो कोई भी दोस्तों आप इन्हें फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर,
पर आगे दोस्तों दिया गया है जो आपका वृत्त से रिलेटेड है। अभी इसमें देखिए नियमित षष्ठभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल का दिया हुआ है। ये अब देखिए नियमित षष्ठभुज का यदि आपसे क्षेत्रफल बोला जाए कि आपका कोई भी क्षेत्रफल दिया हुआ है तो नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जो आपको दोस्तों वहाँ पर अब देखिए नियमित षष्ठभुज की बात हो रही है, तो ये आपका अभी समद्विबाहु बन रहा था, अब यहाँ पर आपका समबाहु बनेगा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है और कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप ये नियमित षष्ठभुज का निकाल लेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर पंचभुज में ये आपकी कंडीशन नहीं लागू होगी, ये सिर्फ आपके षष्ठभुज में लागू होगी। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें 6 भुजाएं होंगी तब ये आपकी कंडीशन लागू होगी। पंचभुज में आपको यहाँ पर पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आगे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ बताने वाला है ही नहीं इसमें। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि अब परिमाप निकालना हो तो 6 इंटू भुजा, तो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा, 6 इंटू भुजा कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे समषष्ठभुज की भुजा निकालना है तो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वही आपकी भुजा होती है। समषष्ठभुज की जो भुजा होगी वही परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वही आपकी समषष्ठभुज की भुजा होती है। समषष्ठभुज की बात हो रही है, ना कि दोस्तों यहाँ पर समपंचभुज की। तो जो आपकी ये भुजा होगी वही आपकी ये होती है, वही ये होती है, वही ये होती है, वही ये होती है, वही ये भी होती है, वही ये, वही ये। तो ये होता है आपका समषष्ठभुज में, ये कंडीशन सिर्फ फॉलो करेगी। समपंचभुज में नहीं, सम अष्टभुज में नहीं, सिर्फ समषष्ठभुज की बात हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वृत्त के बारे में। तो वृत्त के बारे में देखिए आपको सभी चीज़ें दोस्तों आपको पता है। वृत्त का व्यास पता है आपको, क्या होता है 2r होता है। परिधि आपको 2πr पता है, और यदि आपका 2 और r मिला दिया जाए तो क्या होता है d, तो कितनी हो जाएगी πd हो जाएगी। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है, πr² होता है। अब देखिए ये वाली त्रिज्या कैसे निकाली गई है, 2πr बराबर p, यहाँ पर पैरामीटर मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए r का मान निकालेंगे, कितना आएगा p/2π, तो वृत्त की परिधि बटे 2π। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो आपका एरिया बराबर क्या होता है πr²। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे, कितना आएगा a/π रूट के अंदर। तो यहाँ से ये वाला आपका फार्मूला आ गया। अब इसी तरह अर्धवृत्त का यदि परिमाप निकालेंगे क्या होता है, पाई प्लस देखिए 2π + 2r, तो ये आपका परिमाप होता है। और ये यहाँ पर दोस्तों आपका d कर दिया जाए तो 2r की जगह d हो जाएगा, तो उससे इस तरह आप ये कर लेंगे। तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। अब आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पूरे वृत्त का πr² होता है, अर्धवृत्त का करेंगे 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब ये हो गया अर्धवृत्त का, तो ये πr²/2 हो गया। और वही बात यहाँ पर d आता है, जब आप d रखेंगे तो आपको पता है जो आपका d बराबर होता है क्या होता है 2/r, तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2। अब वहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, कितना हो जाएगा d²/4 आ जाएगी यहाँ पर आपकी r की वैल्यू, r² की वैल्यू। तो 1/2 इंटू πr², तो 1/2 इंटू पाई इंटू d²/4, तो आपका पाई 1/8 पाई d² हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसी तरह दोस्तों देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको θ/360, क्योंकि आपको जो टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप रख देंगे, तो इस तरह निकाल लेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला रख के भी आप निकाल सकते हैं, आपकी त्रिज्या दी हुई है। इसी तरह त्रिज्यखंड का परिमाप का ये होता है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का ये होता है, और वृत्तखंड का परिमाप का ये होता है। ये आपकी याद करने वाले फार्मूले, इनको निकालने का कोई वो नहीं है, तो आपको इनको याद कर लेना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों हो गए फार्मूले। और यहाँ पर ये लास्ट फार्मूला, चाप की लंबाई यदि आपको निकालनी तो θ/360 इंटू वृत्त की परिधि, तो आप इससे चाप की लंबाई निकालेंगे, जो आपका चाप है कितनी लंबाई का है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका वृत्त दिया हुआ है, आपसे बोलेंगे कि इतने की लंबाई निकालिए, तो क्या करेंगे कि थीटा जो आपका ये कोण होगा 360 आप पूरा निकालेंगे, और वृत्त की परिधि जो आपकी ये होगी, तो उस तरह आप दोनों से निकाल लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा चाप की लंबाई। अब दोस्तों आगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं ट्रिक, तो इनको मैं नहीं बताऊंगा अभी इस वीडियो में, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो आपकी चीज़ें हैं, जब आपके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उनमें जब आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपके लिए ज़्यादा अच्छे बेनिफिट होंगे। तो इसलिए दोस्तों इनको आप अभी नहीं पढ़ना, जब आप क्वेश्चन कराऊंगा तो उनमें आपको ये देखना होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैंने देखिए आपको क्या क्या कराया। पहले मैंने आपको फार्मूले सभी बता दिए, कैसे निकालने होते हैं, वृत्त के बारे में बताया, पॉलीगन के बारे में बताया, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या नहीं समझ में आया है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।